अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th फिज़िक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज़ कांस्टेंट, विल लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल आल्सो कांस्टेंट। मतलब अगर ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में बहुत से पार्टिकल हैं, मैस 1 है, एक पार्टिकल मैस 2 है, इनकी अगर ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या ये लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? आंसर है नो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल नॉट बी कांस्टेंट इवन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वो कहता है कि लीनियर वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं होगी, बेशक ये जो आपके पास है ये वेलोसिटी बेशक कांस्टेंट हो। अब ऐसा क्यों है? पहले बच्चों इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा तो ये जो पार्टिकल है ये भी रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा। अब इस फार्मूले से देखें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? आर चेंज हो रहा है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है। m1 का देखें तो आपके पास फासला कम है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ज़्यादा है। क्योंकि आर चेंज हो रहा है हर पार्टिकल का, इसलिए लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो द पार्टिकल विद लार्ज डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विल हैव लार्ज वेलोसिटी। ये देखें, इसका क्योंकि आर ग्रेटर है इसलिए इस पार्टिकल m2 की लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ये जो स्मॉल मैस है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला भी स्मॉल है, जिसकी वजह से इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी स्मॉल होगी क्योंकि आर की वैल्यू स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ लूफ ऑफ ब्रेड इज लाइंग ऑन द रोटेटिंग प्लेट। ये कोई रोटेटिंग प्लेट है, ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक लूफ ऑफ ब्रेड पड़ा है, मतलब रोटी का टुकड़ा इस प्लेट पे पड़ा है, और क्या होता है कि एक क्रो इस रोटी के टुकड़े को इस प्लेट से उठा के चला जाता है, तो इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस प्लेट की स्पीड इंक्रीज़ होने का मतलब है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देती है अपने एक्सिस के अराउंड। अब ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ की वैल्यू, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, लेट्स से आपके पास 10 क्रॉस 10 इज़ इक्वल टू 100, हमने 100 बनाना हमने 100 ही है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? 2 क्रॉस 50, हमने क्या किया है, ये जो पहली क्वांटिटी थी इसको कम कर दिया है और दूसरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा? ताकि ओवरऑल उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। तो इट मीन्स यहाँ से ये बात हमें समझ में आई इस रिलेशन से, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, कि अगर एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू होती है L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी, ताकि कांस्टेंट वैल्यू बनाने के लिए, जैसे ये हमने किया है कि अगर हम ये 10 था इसको 2 में डिक्रीज़ किया तो क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी पहले 10 थी वो क्या होगी, 50 हो गई, टू मेक द कांस्टेंट वैल्यू 100। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले जब ये एक रोटेटिंग प्लेट थी, इसका एक मैस था, और एक ये जो लूफ था, रोटी का टुकड़ा था, इसका भी एक मैस था। तो ओवरऑल मैस क्या था, m1 और m2, ओवरऑल मैस था आपके पास m1 प्लस m2, ज़्यादा मैस था। अब बच्चों हमें पता है कि जो आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो बराबर होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। डिपेंड किस पे करता है, एम पे करता है। अगर इस सिस्टम का मैस पहले ज़्यादा था जब
क्रो ने ये रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया था तो मैथ ज़्यादा था। मैथ ज़्यादा का मतलब क्या है? मैथ ज़्यादा का बच्चों मतलब है कि L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अब जब ये वाला मैथ उठा लिया गया है तो मैथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बच्चों मैथ कम होगा तो आपके पास आई की वैल्यू भी कम होगी। जब आई की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे देखो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, टू मेक द कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हमने ये कांस्टेंट वैल्यू को ऊपर समझा था। तो ये रीज़न सिंपल ये है कि आपके पास जब क्रो ने रोटी का टुकड़ा उठाया तो ओवरऑल सिस्टम का जो मैस था वो कम हो गया, एक मैस कम हो गया, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टू मेक द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एल, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन द क्रो रिमूव द ब्रेड, जब इसको रिमूव करेगा ब्रेड को, प्लेट टोटल मास डिक्रीज, इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, वही बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई ओमेगा एल इज इक्वल टू, अगर फिर नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, इफ आई डिक्रीज एंगुलर वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज टू कीप द एल कांस्टेंट, वही बात कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क बच्चों एक्ट ना करे तो आपके पास अगर आई की वैल्यू कम होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होगी टू मेक द एल वैल्यू कांस्टेंट। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डू वी टम्बल? टम्बल का मतलब होता है कि ऐसे लगना जैसे गिरने वाली है कोई चीज़ या उलटने वाली है। व्हेन वी टेक अ शार्प टर्न विद अ लार्ज स्पीड, जब हम लार्ज स्पीड में होते हैं तो एकदम से टर्न लेने की कोशिश करते हैं। ये गाड़ी जा रही है, एकदम से जैसे ये टर्न करेगी तो ऐसे लगेगा कि ये गाड़ी उलटने वाली है या गिरने वाली है। ऐसा क्यों होता है? वी टम्बल ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से एक रीज़न है इनर्शिया और सेकंड रीज़न है इनसफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास ये फार्मूला है mv²/r। अब हम देखते हैं कि इनर्शिया और इनसफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है। इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ इनसफिशिएंट, अब ये टायर और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इनसफिशिएंट होगी, कम होगी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? बजाय इसके कि गाड़ी इधर टर्न करे, ये चाहेगी कि इनर्शिया की वजह से सीधा आगे जाए और हमें बिल्कुल ऐसे लगेगा कि गाड़ी गिरने वाली है। तो इसी वजह से ये कंडीशन क्या है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी चाहेगी कि आगे ही मूव करे और ऐसे लगता है कि गाड़ी अभी गिरने वाली है। थस वी लूज़ द बैलेंस, तो जो गाड़ी है वो अपना बैलेंस खो देगी एंड टम्बल, और वो गिरने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम का हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है। बच्चों टाइम पीरियड आपके पास टाइम, ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी ये पहली पोजीशन थी, इसको हमने यहाँ पे रख के छोड़ा, यहाँ से सिंपल पेंडुलम पहले यहाँ पे गया, फिर इसी वापस पोजीशन पे आ गया, तो ये जो टोटल टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होता है? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होता है? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एज द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल एक्सपीरियंसिंग द वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रीज़न बच्चों ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो भी चीज़ होती है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करती है। वेटलेसनेस का बच्चों मतलब है कि जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। बच्चों जब जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इट मीन्स यहाँ से आप सिंपल पेंडुलम को छोड़ोगे तो ग्रेविटी नहीं है, तो क्या ये नीचे इस तरफ आएगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा। जब ये नीचे ही नहीं आएगा, जब ये मूव ही नहीं होगा तो ये ऑसिलेट ही नहीं कर सकेगा, ग्रेविटी क्योंकि नहीं है। अब ये जो बात मैंने बताई है कि ये मूव ही नहीं कर सकेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये हम एक्सप्रेशन से देखने की कोशिश करते हैं। टी इज़ इक्वल टू 2πL/g। यहाँ पे जी की वैल्यू को ज़ीरो अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? ये अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। वो पूछते हैं कि क्या इसका मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, क्या ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। आंसर है मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? जब ये मोशन करता है एक सर्कुलर पाथ में तो इसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है, लेकिन इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वो चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे। जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है इट मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है बच्चों वो किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। ये ए सी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। मीन्स जब कोई सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे, इधर इसकी पहले ये डायरेक्शन थी, फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की देखें तो ये होगी, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो ये होगी। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी बच्चों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हाफ़ पार्ट्स हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं, हाफ़ पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।